उत्तराखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के मामले में जो विभिन्न नियमावलियां जो बनाते हैं वो बनाते हैं कार्मिक विभाग। एक जगह पे एक विभाग को जिम्मेदारी सौंपी, नहीं तो हर विभाग अलग अलग अगर बनाएंगे तो कंट्राडिक्शन होंगे। तो एक कार्मिक विभाग बनाता है। ऐसे ही जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो वहाँ पर वित्त विभाग बनाता है। वित्त विभाग तय करता है कि डीए कब दिया जाएगा, कितना % दिया जाएगा, वेतनमान कब चेंज होंगे। तो ये कार्मिक विभाग जो है, अन्य सेवा शर्तों के बारे में कार्मिक विभाग, और जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व हो वहाँ पे वित्त विभाग। तो कार्मिक विभाग ने ये नियमावली बनाई। नाम क्या है इसका? उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली। तो अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन माने एक सरकारी कर्मचारी का एक स्थिर व्यवहार होना चाहिए, एक स्थिर आचरण होना चाहिए। अगर उसका वायलेशन किसने किया तो क्या दंड दिया जाएगा, दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी और उसकी अपील कहाँ होगी दंड की। अनुशासनिक कार्रवाइयों में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपको बताया, स्पष्टीकरण मांगना, प्रारंभिक जांच करना और गोपनीय जांच करना, सतर्कता जांच करना, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, है ना। पर ये जो कार्रवाइयाँ हैं, प्रारंभिक जांच, सतर्कता जांच, गोपनीय जांच, ये कार्रवाइयाँ इसलिए की जाती हैं कि इस नियमावली के तहत, हटाने के तहत जो जांच शुरू करनी है उससे पहले वो कराई जाती है कि हाँ ये लांछन प्रथम दृष्टया सही है या नहीं है। इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी ये कार्रवाइयाँ भी कर सकता है। वो स्वयं भी कर सकता है, शिकायत मिलने पर भी कर सकता है, नीचे के किसी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर भी कर सकता है, या स्वयं भी कर सकता है। तो ये किस पे लागू होगी? सारे सरकारी सेवकों पे, केवल हाईकोर्ट के कर्मचारियों को छोड़ के। हाईकोर्ट के कर्मचारियों के मामले में चीफ जस्टिस साहब करते हैं। सब पे, जिनको भी राजकोष से वेतन मिल रहा है, सारे सरकारी सेवकों पे, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। सरकार ने अपने काम को डिफरेंट विभागों में बांट रखा है। एक विभाग को कहा तुम सड़क बनाओ, एक विभाग को कहा तुम जो है वन को देखोगे, एक विभाग को कहा तुम चिकित्सा देखोगे, एक विभाग को कहा तुम जो है विद्यालय शिक्षा देखोगे। तो सारे सभी पे लागू होती है। अब इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। विभागीय जांच, विभागीय जांच का जहाँ पे आता है कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, तो इस नियमावली के अधीन की जा रही जांच, जो संविधान में हमने सिद्धांत देखे, प्लस इस नियमावली के अधीन की जा रही कि नियम 7 के अधीन की गई जांच से। अनुशासनिक प्राधिकारी उसे को कहते हैं जो नियुक्ति प्राधिकारी है। नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासनिक प्राधिकारी, ठीक है। सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तराखंड राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है, कोई भी व्यक्ति। अब आगे है कि निम्नलिखित शास्तियां, शास्तियां माने दंड, पनिशमेंट, ये शास्तियां, निम्नलिखित शास्तियां उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबंधित है सरकारी सेवाओं पर अधिरोपित की जा सकती हैं। अधिरोपित करने माने उनको दंडित किया जा सकता है, इम्पोज की जा सकती हैं। तो दंड दो प्रकार के होते हैं, छोटे दंड लघु शास्तियाँ, बड़े दंड दीर्घ शास्तियाँ, है ना। जैसा दुराचरण मिसकंडक्ट किया गया है उसके आधार पर, ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी 2 दिन लेट आया तो उसको नौकरी से हटा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता। प्रोपोर्शनेट दंड दिया जाता है, समानुपातिक। छोटे मिसकंडक्ट के लिए छोटा दंड, बड़े मिसकंडक्ट के लिए बड़ा दंड। अब लघु शास्तियाँ क्या है? परिनिंदा, एक भर्त्सना कर दिया, एडवर्स एंट्री दे दी। एनुअल एडवर्स एंट्री के अतिरिक्त एक तो एनुअली होगी जो दी जाती है, उसके अतिरिक्त बीच में भी, माना कोई कर्मचारी 10 दिन से लगातार 12 बजे से पहले नहीं आ रहा है, तो उसका एक स्पष्टीकरण मांगा कि आप इतने दिनों तक जो है, और पब्लिक खड़ी है अस्पतालों में, देखिए आप 9 बजे तो पर्ची बनाने वाला नहीं आया। जब पर्ची ही नहीं बनेगी अस्पताल की तो फिर कहाँ वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। तो एक एडवर्स एंट्री दे दी, परनिंदा दे दी। किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना, 1 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दिया, फिर साल भर बाद वो पालेगा उस इंक्रीमेंट को, और 1 साल का लॉस हो जाएगा उसको। आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।
सरकार को जो हानि हुई है वो वेतन से वसूल ली जा सकती है। और जो समूह ग के जो क्लास 4 के एम्प्लॉय हैं उनको फाइन किया जा सकता है, परंतु जिस महीने फाइन किया जा रहा है उस महीने के वेतन के 25% से अधिक धनराशि फाइन के रूप में नहीं की जा सकती। तो 4 प्रकार के दंड हैं, छोटे दंड। तो 3 तो सबके लिए हैं और चौथा वाला केवल जो है क्लास 4 के लिए है। अब है बड़े दंड। बड़े दंड में क्या है? संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। उनका 3 इंक्रीमेंट रोक दो संचयी प्रभाव के साथ, वो 3 इंक्रीमेंट फिर उसको कभी मिलेंगे ही नहीं। 3 इंक्रीमेंट का सदा सदा के लिए नुकसान हो जाएगा, पेंशन में भी नुकसान होगा। किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना, रिवर्ट कर देना। रिवर्ट उसी को किया जाएगा जो प्रमोट हुआ हो, जो सीधी भर्ती से अगर किसी पद पर आया है, जैसे जूनियर इंजीनियर अगर सीधी भर्ती से आया है तो फिर उसको रिवर्ट नहीं किया जाएगा, उसको और दंड दिया जाएगा कि सेवा से बाहर का दंड दिया जाएगा। परंतु कई विभागों में ऐसा है, जैसे सिंचाई विभाग है, वहाँ ड्राफ्ट्समैनों का भी प्रमोशन होता है और अभियंता पे उनका कोटा है। तो अगर वैसे कोई जूनियर इंजीनियर बना हो और उसके खिलाफ कोई जांच चली और यह है कि दंड देना हो, तो भैया वापस तुम ड्राफ्ट्समैन हो जाओ। नायब तहसीलदार पर सीधी भर्ती का आया है तो उसको फिर जो है उसको नीचे कानूनगो नहीं बनाया जा सकता, परंतु अगर कानूनगो से वो नायब तहसीलदार प्रमोट हुआ है तो दंड के रूप में उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, है ना। कनिष्ठ सहायक से अगर वरिष्ठ सहायक बने हैं तो वरिष्ठ सहायक से फिर वापस कनिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पे और नीचे के पद पर लाया जा सकता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी पर रिवर्ट किया जा सकता है। दूसरा प्रकार का दंड हो गया। तीसरा है सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निवर्तित नहीं करता हो, रिमूवल, सेवा टर्मिनेट कर दी। और चौथा जो सबसे गंभीरतम है, सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निवर्तित करता हो, फिर वो कहीं पद कोई दूसरी नौकरी नहीं पाएगा। ये 4 प्रकार की दीर्घ शास्तियां हैं। अब आया सस्पेंशन। निलंबन में जांच के दौरान या जांच बिल्कुल होने ही वाली है, जांच करने का मन बना लिया है या जांच चल रही है, तो किसी भी सरकारी सेवक को अनुशासनिक प्राधिकारी वो निलंबित कर सकता है। निलंबन का मतलब ये होता है कि उससे कार्य न लिया जाना, और निलंबन के दौरान वेतन नहीं मिलता है। क्या मिलता है? जीवन निर्वाह भत्ता, वो आधी तनख्वाह मिलती है। तो निलंबन कोई दंड नहीं है, परंतु बहुत बड़ा कलंक है व्यवहार में। सरकारी कर्मचारी की प्रतिष्ठा गिर जाती है, वो अकेलापन महसूस करता है। आप ऐसी समझिए, क्लास में अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो टीचर उसको किनारे खड़ा कर देती हैं, क्लास से बाहर नहीं कर रही हैं, उसको अलग खड़ा कर देती हैं। तो उसको बड़ा ह्यूमिलेटिव लगता है कि मुझे अलग खड़ा कर दिया। तो यही चीज़ है निलंबन, कार्य नहीं लेंगे। तो निलंबन कभी भी जो है तैश में नहीं किया जाना चाहिए। और निलंबन आदेश में इस बात को लिखा जाता है कि जो है आरोप इतने गंभीर हैं कि उन आरोपों के पुष्टि होने पर इनको दीर्घ शास्ति अध्यारोपित की जा सकती है। ये क्राइटेरिया है निलंबन करने का। क्योंकि अगर माना जांच के बाद जो है आरोप सही नहीं पाए गए तो निलंबन अवधि का पूरा वेतन देना पड़ेगा, और काम नहीं लिया उसे बिना काम के उसको वेतन देना पड़ा। तो छोटी छोटी बातों पर निलंबन करने की बात नहीं है। अगर मेजर पेनल्टी जो 3 ख में जो 4 दीर्घ शास्तियाँ बताई हैं, अगर वो उन लायक मामला बनता है तभी निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उसको किसी कार्यालय से अटैच कर दिया जाता है। निलंबन अवधि में वो किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। निलंबन अवधि में उसको जीवन निर्वाह भत्ता तभी दिया जाएगा जब वो एक प्रमाण पत्र देगा कि मैं कहीं दूसरी जगह कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये निलंबन का। और निलंबन जब जांच समाप्त हो जाए तो निलंबन अवधि के दौरान क्या वेतन तय किया जाएगा, इसके बारे में पृथक से एक आदेश जारी होगा। अगर सारे आरोप बिल्कुल सही नहीं पाए गए तो उसको पूरा वेतन दिया जाएगा। परंतु अगर कुछ आरोप आंशिक रूप से पाए गए, सही सिद्ध पाए गए, थोड़ा दंड दिया गया, कोई लघु दंड ही सही दिया गया, या
दीर्घ शास्ति में से कोई एक शास्ति दी गई, सपोज रिवर्ट कर दिया गया, तो ये अनुशासनिक प्राधिकारी देखेंगे कि इनको माना वो 3 साल निलंबित रहा या 6 साल निलंबित रहा या 6 महीना निलंबित रहा, तो उस पीरियड में इनको क्या वेतन दिया जाएगा, उस पीरियड का वेतन कैसे तय होगा। क्योंकि निलंबन अवधि में जो दिया जा रहा था वो तो जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा था, ये जीवन इनका चलता रहे। तो ये निलंबन का एक होता है डीम्ड सस्पेंशन, एक तो निलंबन का आदेश जारी हुआ, एक होता है डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन ये होता है कि अगर कोई 48 घंटा अगर कस्टडी में रहा पुलिस की या न्यायालय की कस्टडी में रहा, आप ऐसे समझिए कि माना किसी ने कोई सरकारी कर्मचारी अपने घर गया जौनपुर, वहाँ उसके पड़ोसी से मारपीट हो गई, ठीक, मारपीट हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, वो यहाँ से अर्न लीव पे गया है 1 महीने के लिए। अब वहाँ वो 48 घंटा बंद रहा, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंड हो गया है, भले ही वो छिपा दे, बहुत लोग छिपा देते हैं कि वो वापस आया और छुट्टी ख़त्म हुई, उधर उसकी ज़मानत हो गई और यहाँ उसने वापस आके चुपचाप उसने ज्वाइन कर लिया ना, वो होशियारी नहीं चलेगी उसकी, क्योंकि वो डीम्ड है। ये 48 घंटे से अधिक या जो है सज़ा हो गई हो और 48 घंटा बंद रहा हो, है ना। निलंबन के अधीन रखा गया या निरंतर रखा गया समझा जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि कोई औपचारिक आदेश की ज़रूरत नहीं। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर वो बंद होता है 48 घंटे से ज़्यादा, तो उसको तुरंत अपने एम्प्लॉयर को सूचना देनी चाहिए कि मैं बंद हूँ, तब एम्प्लॉयर एक औपचारिक आदेश जारी करेगा। परंतु नहीं बताया तो तब जो है ये नहीं बताता, तब भी वो माना जाएगा कि ये सस्पेंडेड है। जो जमानत पर छूट के आ गया हो, फिर एम्प्लॉयर अनुशासनिक प्राधिकारी वो निलंबन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में एक आदेश जारी करेंगे। अगर वो उचित समझेंगे कि भाई ठीक है, जमानत हो गई इसकी, गांव का मामला है और देखते हैं वहाँ क्या होता है, अगर सिद्ध दोष पाया जाएगा तो नौकरी से हटा देंगे, तो निलंबन कंटिन्यू करना आवश्यक नहीं है और हमारे काम का हर्जा हो रहा है, यहाँ तो कोई इसने डिसिप्लिन किया नहीं, तो वो उस डीम्ड निलंबन को वो रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब निलंबन का कंसेप्ट ये है कि वो सरकारी काम बिल्कुल नहीं करेगा, ना उससे लिया जाना चाहिए सरकारी काम, उसका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं बनता। निलंबन मांग का मतलब ये हुआ कार्य से हटा देना, सेवा से हटाना नहीं, कार्य से हटा देना, निलंबन आ गया। अब निलंबन अवधि में वेतन का आपको बता दिया है। अब है जांच कैसे होगी। अनुशासनिक प्राधिकारी तो नियुक्ति प्राधिकारी, अब जो जांच है दीर्घ शास्तियां अध्यारोपित करने के लिए प्रक्रिया, अब प्रक्रिया क्या होगी। संविधान में तो मोटा सिद्धांत बताया कि एक जांच होगी, वो जांच की क्या प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया इसमें बताई गई है। किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अध्यारोपित करने से पूर्व निम्नलिखित रीत से जांच की जाएगी। जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध औचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार हो, तो वह जांच कर सकेगा। जांच करने का निर्णय केवल और केवल अनुशासनिक प्राधिकारी लेंगे। कोई आधार है, आधार उनको किसी कहीं से भी मिल सकता है। कोई शिकायत आई हो, सरकार ने कोई आदेश दिए हों, कोई उनको गुप्त सूचना मिली हो, कहीं से भी उनको अगर कोई सूचना मिली या कोई प्रारंभिक जांच में कोई निष्कर्ष आया हो कि हाँ भाई प्रथम दृष्टया ये माना जाता है, माना किसी फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ ये आया कि साहब इनके बीट में 4 पेड़ कट गए हैं सागौन के, तो एक प्रारंभिक जांच किसी अधिकारी से कराई और कराने के बाद जो है ये पता चला कि हाँ भाई कटे तो हैं, तो अब ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए सेवा में। तो प्रारंभिक जांच के आधार पर ये वाली जांच, विभागीय जांच जिसे हम कहते हैं, ये वाली जांच कराई जा सकती है।
और सीधे भी कराई जा सकती है बिना किसी प्रारंभिक जांच के। अब जांच में क्या है, जांच में औचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित हो निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपांतरित किया जाएगा, जिसे आरोप पत्र कहा जाएगा। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब जो लांछन है, जो आरोप हैं, माना कई आरोप हैं कि आप देर से आते हैं, एक आरोप ये हो गया। दूसरा आरोप ये हो गया आप नशे में आते हैं, ये हो गया। तीसरा ये हो कि नशे में आके आप सहयोगी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हैं या महिला कर्मचारियों के प्रति अभद्र बातें कब बोलते हैं। कई हो सकते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो सब आरोपों को, और आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होंगे केवल नियुक्ति प्राधिकारी के। ये गोल्डन रूल है। अगर आपको कोई भी सरकारी कार्य करना हो, सबसे पहले ये जानिए कि इस संबंध में क्या जीओ हैं, क्या नियमावली है, क्या नियम हैं। पहले उनको पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। नेट पे कार्मिक विभाग की साइट है, कार्मिक विभाग की साइट से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। आपके उसमें जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई करनी है तो स्टेप बाय स्टेप। बहुत बार ऐसा हुआ कि विभागाध्यक्ष ने खुद नहीं किए दस्तखत आरोप पत्र पे, नीचे के अधिकारी को कह दिया तुम दस्तखत करके आरोप पत्र जारी कर दो। उसके आधार पर जांच हुई, दोषी पाया गया, उसको दंड मिला। उसने इसी आधार पर चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट में कि आरोप पत्र पे तो उसके दस्तखत थे ही नहीं नियुक्ति प्राधिकारी के, तो सारी जांच दूषित है, तो सारी कार्रवाइयां खत्म हो गई। तो इसलिए एक एक चरण, एक एक स्टेप जो है ये देखा जाना चाहिए कि जो है नियमावली के अनुसार हो रहा है नहीं। अब आरोप पत्र पर दस्तखत हो गए, अब उसको आरोप पत्र निर्गत किया जाएगा। आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि से जांच शुरू मानी जाएगी। अगर वो दफ्तर में ही है, काम कर रहा है, तो उसको जिस दिन डाक रजिस्टर में इश्यू हो गया उस दिन से माना जाएगा जांच शुरू हो गई है। उसको स्वयं भी तामील किया जा सकता है। माना गायब है, कई लोग ऐसे होते हैं, अखबारों में आप देखते हैं कि आप 2 महीने से अनुपस्थित हैं, कई लोग गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। तो उनके घर के पते पे, जो दफ्तर में जो पता नोट है, उनके घर पर चिपका दीजिए आरोप पत्र। उसको सूचित करना है ताकि वो अपना बचाव कर सके। अब वो माना वो उसने घर ही बदल दिया या घर वालों ने कहा वो तो आ ही नहीं रहा, तो घर वालों पे आरोप पत्र तामील करने से मतलब नहीं है। अखबार में दे दीजिए। ये माना जाता है कि हर आदमी अखबार पढ़ता होगा, एक कल्पना की जाती है, तो अखबार में छपवा दिया। लिखा है ना, आरोप पत्र तामील न कराए जाने की दशा में आरोप पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा। माना घर के पते पर भेजा है रजिस्टर्ड डाक से और उसका कोई जवाब ही नहीं आया, न डाक वापस आई, तो ये मान लिया गया कि वो डाक उसको मिल गई है, तामीली मान ली जाएगी। अगर डाक वापस नहीं आती है तो, नहीं तो पोस्टमैन लिख देता है घर पर नहीं मिले, या घर छोड़ के चले गए हैं, या पता अधूरा है, ऐसा भी होता है। तो किसी भी पते पर भेजने का मतलब ये होता है कि अगर मैं पोस्टमैन हूँ, क्या मैं तामील कर लूँगा? अब खाली इतना नहीं लिख देना है कि मोहनचंद, सुभाष नगर, हल्द्वानी, और यहाँ तो 1 दर्जन सुभाष नगर मिलेंगे आपको, 1 दर्जन बसंत विहार मिलेंगे हल्द्वानी में। तो पता ऐसा लिखा होना चाहिए कि जो तामील हो सके। फिर क्या होगा, उस आरोप पत्र में ये लिखा जाएगा कि आप जो है 15 दिन के अंदर अपना लिखित कथन दे दें, अपना जवाब दे दें। निर्गत किए जाने की तिथि से 15 दिन, 3-4 दिन माना डाक में लग गए या दफ्तर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 5 दिन का समय उसको देना चाहिए ताकि अपना जवाब लिख सके। 5 दिन से कम का है ना, 15 दिन लिखा है। देखिए मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, नियमावली बहुत बड़ी है। अगर वो और समय मांगता है तो समय दे दीजिए, 1 महीने का मांगता है दे दीजिए, आसमान नहीं टूट रहा है, क्योंकि उसको अपने बचाव में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं।
हो सकता है उसने कहीं कोई सूचना आरटीआई में कोई सूचना मांगी हो अपने बचाव में, है ना, तो उसका जवाब आ जाए। अगर उसका जवाब नहीं आता है, तामील हो गया है, जवाब नहीं देता है, ना वो समय आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो अब इसका मतलब ये हो उसको कुछ नहीं कहना है। फिर जांच कार्रवाई एक पक्षीय रूप से चलेगी। एक पक्षीय रूप का मतलब है विभाग जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। आरोप पत्र में दो चीजें और लिखना जरूरी है कि अभिलेखीय साक्ष्य क्या है उसके खिलाफ, डॉक्यूमेंट माना गबन कर रखा है किसी कर्मचारी ने, तो उसमें अभिलेखीय साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स है। मौखिक साक्ष्य माना मारपीट हुई है दफ्तर में, जिन्होंने देखा, जिसको पीटा, को मेडिकल हुआ है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो मौखिक साक्ष्य क्या है, अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, यह आरोप पत्र में ही उल्लिखित होगा। हाँ बताइए। वीडियो बनाया तो वीडियो साक्ष्य में आया? हाँ, वीडियो अगर बना हुआ है तो उस पर बिल्कुल संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि ये न्यायिक कार्रवाई नहीं है। न्यायिक कार्रवाइयों में वीडियो का वो सर्टिफिकेट एक लगता है। ये देखिए, विभागीय जांच और न्यायालयी जांच, साक्ष्य का स्तर अलग अलग होता है। न्यायालयी जांच में होता है, न्यायालयी जांच का सिद्धांत ये है कि 50-100 गुनाहगार छूट जाएं परंतु एक निर्दोष को सजा न मिले। एक दूसरा, जो साक्ष्य जो है वो संदेह से परे होना चाहिए, संदेह से परे होना चाहिए। कोई उस पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता, फुल प्रूफ होना चाहिए। किसी को भी हम लोग जब सजा देते हैं न्यायालयों में तो मतलब कोई संदेह ना हो, क्योंकि फिर आदमी बाहर, उसके पास कोई और कोई चारा नहीं रहता ना। आजीवन कारावास, मैंने तो सैकड़ों आजीवन कारावास दिए, परंतु यह है कि संदेह से परे ना हो। विभागीय जांच में संदेह से परे का सिद्धांत नहीं है। विभागीय जांच में है कि संभावनाओं की बाहुल्यता, प्रबलता, हाँ ऐसी संभावना है, हाँ ऐसी संभावना है। विभागीय जांच में संभावनाओं के आधार पर दंडित किया जा सकता है। प्रबलता होनी चाहिए, खाली एक संभावना पर नहीं। पर न्यायालय में जो साक्ष्य का स्तर है उसमें तो संदेह का कोई स्थान ही नहीं। ये फर्क है। अब उसने अपना जवाब दे दिया। अब जवाब देने पर क्या होगा, जवाब में क्या कहेगा, या तो स्वीकार कर लेगा आरोपों को या अस्वीकार करेगा। एक परिस्थिति और हो सकती है, उसने कुछ आरोप स्वीकार कर लिए, कुछ स्वीकार नहीं किए। अब क्या होगा, अगर उसने पूरे स्वीकार कर लिए और अनुशासनिक प्राधिकारी को ये लगता है कि हाँ भाई इसने स्वेच्छा से स्वीकार कर रखे हैं, किसी और का कोई हाथ नहीं है इसमें, तो अनुशासनिक प्राधिकारी फिर उसको दंड दे देंगे, समानुपातिक दंड, कदाचार जिस लेवल का है। और अगर उनको लगता है कि नहीं इसने दबाव में किया है, कुछ और लोगों की मिली भगत है इसमें, तो जांच का आदेश दे सकते हैं। अगर उसने अस्वीकार कर लिया पूर्ण रूप से, या कुछ को स्वीकार किया कुछ को अस्वीकार किया, अब जांच की आवश्यकता होगी, अब जांच की आवश्यकता होगी, है ना। क्योंकि जो लांछन है अब उसने तो मना कर दिया, अब उनके बारे में होगा कि हाँ वास्तविकता क्या है। अब एक जांच अधिकारी नियुक्त होगा। अनुशासनिक प्राधिकारी खुद भी जांच कर सकते हैं या कोई जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी जो है बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो अपने नीचे के अधिकारी को जांच के लिए सौंप सकते हैं। जिसके खिलाफ जांच हो रही है उससे 2 रैंक ऊपर का आदमी होना चाहिए जांच अधिकारी, 2 रैंक ऊपर का। इसके पीछे धारणा ये होती है कि माना उसी के समकालीन है वो अधिकारी, तो बायस हो सकता है, उससे कोई पूर्वाग्रह हो सकता है ना। तो 2 रैंक ऊपर का वो हो गया जांच अधिकारी। अब अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त करते समय पूरी जांच की फाइल जो है भेज देंगे। क्या? शिकायत, आरोप पत्र, अभिलेखीय साक्ष्य,
मौखिक साक्ष्यों की सूची, पूरी फाइल जांच अधिकारी को भेज देंगे। अब जांच अधिकारी को निष्पक्ष होकर जांच करनी है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस ना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये होता है, एक तो पक्षपात रहित हो, कोई भी आदमी अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। प्रशासनिक कार्रवाइयों में ये होता है कि अगर हमारा हित टकरा रहा है तो हम उसमें निर्णय नहीं लेंगे। सपोज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने टेंडर जारी किए किसी सड़क के निर्माण के लिए, उनका लड़का भी ठेकेदारी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को अपना प्रोफेशन चुनने का आज़ादी है। अब उसने भी टेंडर डाल दिया, तो वो एक्सियन साहब को अपने को हटा लेना चाहिए उन टेंडर प्रक्रिया से। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखना चाहिए, चूंकि मेरे लड़के ने भी टेंडर डाल दिए हैं, इसलिए जो है मैं इसमें ये कार्रवाई को करने में असमर्थ हूँ, किसी और को ये कार्रवाई सौंप दी जाए। ठीक है ना। पर्सनल वाइज भी हो सकता है, अगर जांच अधिकारी के साथ वो औपचारिक कर्मचारी कभी रहा हो साथ में और उनका कोई मतभेद हो तो पर्सनल वाइज हो जाएगा। एक धनीय हित होता है, जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब वाला बताया कि हमारे लड़के को लाभ हो जाएगा, तो जांच अधिकारी को बिल्कुल प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो जांच अधिकारी को बहुत निष्पक्ष होकर ये कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं पर भी ये शो नहीं करना चाहिए कि वो किसी प्रकार से बायस्ड है। जांच अधिकारी को पर उसका विश्वास बना रहे, औपचारिक कर्मचारी का विश्वास बना रहे। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेरे साथ न्याय करेंगे। बहुत सही जांच अधिकारी बने हुए हैं। ठीक, अब जांच अधिकारी आगे की क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? वो अपनाएंगे ये, उसको सूचित करेंगे, भैया आपके खिलाफ मुझे जो जांच चल रही है उसमें मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, आप फलां तारीख को उपस्थित हों जांच में। अब वो आ गए, जब वो आ गए तो अब वो अगली डेट लगाएंगे, विभागीय जो साक्षी हैं उनके साक्ष्य के लिए, उनके बयान होंगे और जितने साक्षियों के बयान होंगे उनको वो अपचारी सेवक जिसके खिलाफ जांच चल रही है उससे उनको जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। आप पूछिए, तो जिरह में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो पूछ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है अपचारी कर्मचारी को जानकारी नहीं होती कि जांच में कैसे भाग लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपने किसी सहयोगी कर्मचारी की मदद ले सकता है, उनको अपने साथ रख सकता है। ये नियमावली में परमिटेड है अपनी मदद के लिए। ठीक, विभाग भी किसी अधिकारी को उस जांच में विभाग की ओर से साक्ष्य रखने के लिए नियुक्त कर सकता है। विभाग भी वकील रख सकता है, वकील भी रख सकता है विभाग कि आप जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्रवाई में विभाग का पक्ष रखें। अगर विभाग ने वकील रखा है तो वो अपचारी लोक सेवक को भी ये अधिकार मिल जाता है कि वो भी वकील रख सके, अन्यथा वकील नहीं रख सकता। वो केवल अपने किसी साथी को रख सकता है और वो साथी का ये नहीं माना जाएगा कि साथी इसका साथ दे रहा है कि उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए, ना, ऐसा नहीं माना जाता। वो उसकी मदद के लिए है, क्योंकि सारी कार्रवाइयाँ पारदर्शितापूर्ण ढंग से और न्यायपूर्ण ढंग से संपादित होनी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है। नेचुरल जस्टिस का दूसरा सिद्धांत है, एक तो यह है कि कोई आदमी अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। दूसरा सिद्धांत यह है कि हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को सुनो, औपचारिक कर्मचारी को सुनो, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। वो अगर समय मांग रहा है कि साहब मुझे जिरह करने के लिए समय दीजिए, मैं अगली तारीख पे इनसे पूछूंगा, तो समय दे देना चाहिए। अब जब विभागीय साक्ष्य समाप्त हो गया, फिर
उस कर्मचारी से कहना चाहिए कि तुम अपने समर्थन में क्या क्या जो साक्ष्य देना चाहो। वो अपने लिखित कथन में भी इस बात का उल्लेख करेगा कि मुझे अपने बचाव में ये साक्ष्य प्रस्तुत करना है, इतने मुझे मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं, इतने अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करना है। फिर उसकी बारी है कि अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करे। वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तो विभाग की ओर से जो आदमी नियुक्त हुआ है वो उनसे जिरह करेगा, और जांच अधिकारी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कुल मिलाके जांच कार्रवाई का उद्देश्य यह है सत्यता को सामने लाना कि सत्य क्या है। तो सत्य को सामने लाना है। जब दोनों पक्षों का साक्ष्य हो गया फिर जांच अधिकारी एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें आरोपवार के आरोप संख्या 1 ये है, इसमें विभागीय साक्ष्य ये है, बचाव पक्ष का साक्ष्य ये है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, है ना, पूरी विवेचना करके कि ये आरोप सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। आरोप संख्या 1 सिद्ध होता है, ऐसे आरोप संख्या 2, आरोप संख्या 2 माना सिद्ध नहीं हो रहा है, आरोप संख्या 2 सिद्ध नहीं होता है, आरोप संख्या 3 सिद्ध नहीं होता है, आरोप संख्या 4 सिद्ध होता है। जैसी भी स्थिति हो ये करके वो बस इतना ही लिखेंगे। अतः जांच आख्या सेवा में सादर समर्पित है, बस। बाकी वो नहीं लिखेंगे कि इनको क्या दंड दिया जाए। वो दंड पर तय करना जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशन है। जांच अधिकारी दंड सजेस्ट नहीं करेंगे, और जांच अधिकारी अपना भी कोई माना उनको कोई जानकारी हो उस औपचारिक कर्मचारी के बारे में उसको भी नहीं लिखेंगे, तो बायस आ जाएगा सामने, विद्वेष सामने आ जाएगा। जो उनके सामने हुआ है, जैसे वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, ये साक्ष्य है, इस बात की प्रबल संभावना है कि ये इन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है। अब उन्होंने रिपोर्ट भेज दी नियुक्ति प्राधिकारी के पास। अब नियुक्ति प्राधिकारी ने पढ़ा जांच रिपोर्ट को। अब उनके सामने कई विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, वो उससे सहमत हो जाएं कि हाँ सही जांच हो गई, ठीक है। उससे अगर सहमत होते हैं तो अगर माना सारे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे, एक निर्णय लेंगे कि इन आरोपों पर जांच कराई गई थी और ये जांच अधिकारी ने सारे आरोप जो है ये सिद्ध नहीं पाए हैं, सारे आरोप निराधार पाए हैं, अतः जांच प्रक्रिया समाप्त की जाती है, इनको सूचित कर दिया जाए। अगर वो सस्पेंड है तो उनको बहाल कर दिया जाए, बहाल करने की कार्रवाई की जाए। ऑप्शन नंबर 1 ये था। ऑप्शन नंबर 2 ये था कि वो जो है उस रिपोर्ट से असहमत है, नहीं जांच अधिकारी ने नहीं देखा, जांच अधिकारी का ये निष्कर्ष गलत है। असहमत भी हो सकते हैं नियुक्ति प्राधिकारी। अब फिर उनके सामने 2 विकल्प आए, वो खुद जांच कर लें या किसी दूसरे को जांच अधिकारी बना दें। हाँ बताइए सर, जो पहले की जांच अधिकारी ने जांच की उसकी जो जांच रिपोर्ट थी वो निलंबन वाले कार्मिक को जाएगी जब वो तक जाने से पहले, बताता हूँ, और उससे संतुष्ट नहीं है। सुनिए अब बताता हूँ आपको। अभी हमने ये बताया था आपको कि आरोप निराधार पाए गए। प्रक्रिया नंबर 1 वो थी कि फिर तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं अगर उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट से सहमत, कोई आरोप सही नहीं पाए गए, इनको बहाल कर दिया जाए, ठीक है। एक कार्रवाई तो ये हो गई, इसमें तो उसको कुछ भेज जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसके फेवर में हो रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उससे उस जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट हों, उनकी दृष्टि में जांच सही नहीं हुई है, अनुशासनिक प्राधिकारी दृष्टि में जांच सही नहीं हुई, किसी अभिलेख का मूल्यांकन जांच अधिकारी ने सही ढंग से नहीं किया, तो उनके सामने 2 विकल्प हैं, खुद ही जांच कर लें, इनको जांच करना नहीं आता मैं खुद करूंगा, या किसी दूसरे को दे दें, फिर जांच दोबारा सिरे से हुई, ठीक, दोबारा जांच होगी। अब तीसरी ये है कि आरोप सिद्ध पाए गए हैं या 4 आरोप में से 2 सिद्ध पाए गए हैं, 2 नहीं पाए गए, 2 सिद्ध पाए गए हैं, उनके बारे में कार्रवाई। अब क्या होगा,
अब ये होगा कि वो क्या करेंगे, अब ये आपके प्रश्न का आंसर है कि वो अब उन्होंने कहा भी 2 तो सिद्ध पाए गए हैं, इस पर दंड देना है। क्या दंड देना है अभी उन्होंने अपना माइंड नहीं खोला है। वो ये कहेंगे उस अपचारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की कॉपी भेजेंगे जो आरोप विधायक किए गए, जो सिद्ध हुए हैं, पूरी जांच रिपोर्ट भेजेंगे। वो माना पूरी जांच रिपोर्ट में सबके सब सिद्ध पाए गए या कुछ सिद्ध पाए गए या कुछ आंशिक सिद्ध पाए गए, कई परिस्थितियां हो सकती है ना, आंशिक सिद्ध पाए गए, उसको भेजेंगे कि इस जांच रिपोर्ट पे आपको क्या कहना है। अगर उन्होंने खुद जांच कर रखी है तब भेजने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही जांच कर रखी है, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे से जांच कराई है उन्होंने, तब वो उस जांच रिपोर्ट की कॉपी उसको भेजेंगे और कहेंगे इस जांच रिपोर्ट पर आपको जो कहना हो बताइए। उसको दंड नहीं बताएंगे अभी, परंतु अगर उनका दंड देने की विचार बन रहा है तब जांच रिपोर्ट की कॉपी उसको देना आवश्यक है और उससे ये पूछा जाएगा कि आपको इस जांच रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है। अब वो बहुत विनम्र भाषा में वो ये बताएंगे कि इस जांच रिपोर्ट में ये कमियां हैं, जांच अधिकारी ने ये नहीं देखा, जांच अधिकारी ने मैंने ये बिंदु उठाया था, इस पर कोई गौर नहीं किया, मेरे साक्षी ने ये बात कही थी, इस पर गौर नहीं किया, ठीक है। तो वो जांच रिपोर्ट में जांच की कमियों पर बताएगा, जांच अधिकारी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप समझ गए ना, मतलब रिपोर्ट की आलोचना होगी, व्यक्ति की आलोचना नहीं होगी कि जांच अधिकारी मुझसे विद्वेष रखता है, जांच अधिकारी ने मुझको डांटा, ऐसा नहीं लिखेगा। जांच अधिकारी पर लांछन नहीं लगाएगा। अगर द्वेष भावना वो पाते हैं, सुनिए, अगर वो जांच के दौरान ऐसी द्वेष भावना पाता है कौन, तो वो अनुशासनिक प्राधिकारी से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे द्वेष रखते हैं, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है जांच अधिकारी बदल दिया जाए। क्लियर हुआ, बदल जाए। परंतु अब जब उन्होंने खिलाफ लिख दिया, फिर आप कह रहे हैं ये तो मुझसे द्वेष रखते हैं, तो भैया जब आपको पहले जब पता चल गया था, हाँ, तो आप उसी समय कह देते, वो बदल देते, वो जांच अधिकारी ही बदल देते, अनुशासनिक प्राधिकारी। क्लियर। अब उन्होंने उस पर अपना कमेंट दे दिया अपचारी लोक सेवक ने ना, अब उसको पढ़ा जांच अधिकारी ने न, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट भी पढ़ी और उनका जवाब भी पढ़ा। अब वो निर्णय लेंगे क्या दंड दिया जाए। अगर लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है, लोक सेवा आयोग की परिधि का पद का मतलब ये हुआ कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की गई है, माना एक सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सीधी भर्ती का है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हुई है और उसको दंडित करना है अब जांच आख्या के आधार पर, और अपचारी कर्मचारी का भी स्पष्टीकरण आ चुका है, तो फिर वो लोक सेवा आयोग को भेजेंगे कि इनके खिलाफ हम ये दंड इनको देना चाहते हैं। लोक सेवा आयोग से कहेंगे कि आप अपना मत बताइए, तो लोक सेवा आयोग अपना मत बताएगा कि दंड कम है या दंड ज़्यादा है, या प्रस्तावित दंड जो है सही है, प्रस्तावित दंड कम है, या दंड देने लायक मामला नहीं बनता। जो भी लोक सेवा आयोग की वो एक एक्सपर्ट बॉडी है, लोक सेवा आयोग का भी आ जाएगा। अगर लोक सेवा आयोग की परिधि का पद नहीं है तो किसी को कुछ नहीं भेजना है, वो जो है अनुशासनिक प्राधिकारी एक आदेश जारी करेंगे कि ये जांच हुई थी, डिटेल आर्डर, रीजन आर्डर, स्पीकिंग आर्डर उसे बोलते हैं, जिसमें सारे कारण बता दिए हैं कि हम क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, इसमें इतने आरोप लगाए गए थे, ये आरोप साबित हुए हैं, इनको कॉपी दी गई थी, इन्होंने अपना ये कहा है, मैंने जांच आख्या का अवलोकन किया और मैं इन्होंने जो कहा है कुछ बातों से उसकी बातों से सहमत भी हो सकते हैं, अतः इनको ये दंड दिया जाता है। बस दंड कम्युनिकेट हो जाएगा। हाँ इसकी कुछ समय होती है? हाँ, जांच की ऐसा है कि जांच के बारे में समय समय पर शासनादेश हैं
कि जांच की कार्रवाई तत्परतापूर्वक बहुत शीघ्रता से की जानी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से किसी को निलंबित नहीं रखना चाहिए और निलंबन अवधि में उसका मनोबल गिरता है, उसके परिवार का मनोबल गिरता है, अपचारी सेवक का। तो जांच कार्रवाई शीघ्रता से शीघ्र, हर हफ्ते की तारीख लगाइए जांच में, तो शीघ्रता से हो जाएगी। माना अगर नहीं हो पाता, हर 6 महीने में शासन रिव्यू करता है कि कितने लोग हमारे सस्पेंडेड हैं। जांच कार्रवाई वो जांच अधिकारी से कहते हैं कि जांच समय से क्यों नहीं हो रही। वो अपचारी कर्मचारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करा सकता है कि साहब इतने दिन से जांच मेरी पेंडिंग है, मेरी जांच शीघ्र संपादित कर दी जाए। उपचार है, सब चीज का उपचार है। एक लॉ का मैक्सिम है, वेयर देयर इज ए रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी। जहां अगर कोई गलती हो रही है तो उसका उपचार है। अब उसके पास क्या है, अब उसको दंड मिल गया, अब उसके पास क्या उपचार है कि वो उसकी अपील करे। किसको? एक रैंक ऊपर को। माना अगर मुख्य अभियंता ने दंड दिया है तो प्रमुख अभियंता को, प्रमुख अभियंता ने दंड दिया है तो शासन को, शासन ने दंड दिया है तो राज्यपाल जी को अपील करें। और अपील में वो सब बातें लिखे, बहुत मर्यादित भाषा, पत्राचार में बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, कार्यस्थल पर भी। तो वो मेरिट पे बात कहेगा अपनी, न कि कोई द्वेषपूर्ण ढंग से बात कहेगा अपील में। क्योंकि अगर वैसी द्वेषपूर्ण ढंग से बात कही गई है तो अपील सरसरी तौर पर खारिज हो जाती है। अब उसने मेरिट पे, आप मेरिट पे बात कही है। भाई न्यायालयों के एक हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो जजमेंट की मेरिट बताई जाती है कि जजमेंट में ये कमियां हैं, न कि जज की कमियां हैं। तो ऐसे ही अनुशासनिक प्राधिकारी पर लांछन नहीं लगाएगा वो, मेरिट पे। अब फिर अपीलीय अधिकारी जो है, अपीलीय अधिकारी फिर अपना विनिश्चय करेंगे। अपीलीय अधिकारी इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो उस समय जांच के समक्ष सामने नहीं आ पाई, तो अपीलीय अधिकारी खुद भी सारा रिकॉर्ड लेके मंगा के, माना अपीलीय अधिकारी को ये पता चला कि किसी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट उस समय नहीं आ पाए जिनसे सत्यता पता चल सकती है, तो खुद भी उसे रिवीजन बोलते हैं, खुद भी वो मंगा सकते हैं। परंतु अगर अपीलीय अधिकारी दंड को बढ़ा रहा है तो उसको अपचारी कर्मचारी को सुनना आवश्यक है। तो ये है पूरा। अब अपीलीय अधिकारी ने फाइनल कर दिया, चाहे दंड को घटाया, चाहे बढ़ाया, चाहे उतना ही रखा। अब उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि वो उस अपील को अब चैलेंज करे। अब विभागीय मामला तो समाप्त हो चुका। अब अगर उसके वो लोक सेवा अधिकरण में जा सकता है, और अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। लोक सेवा अधिकरण है देहरादून में, उसकी एक ब्रांच पीठ यहाँ बैठती है नैनीताल में, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए। तो वहाँ वो चैलेंज करेंगे कि ये साहब दंड है, हमको प्रोपोर्शनेट नहीं मिला, या मुझे सुनवाई का अवसर नहीं मिला, या मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। जो भी आधार हो वो वहाँ लोक सेवा अधिकरण में हर हमेशा पिटिशनर जो है वो सरकारी कर्मचारी होता है। सेवा संबंधी किसी भी मामले में लोक सेवा अधिकरण में फाइल किया जा सकता है, पिटीशन फाइल की जा सकती है, या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है रिट पिटीशन। तो ये सब पूरा सार है कि अनुशासनिक कार्रवाई कैसे की जाए।